क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पैटर्न्स जो थे ना आपके लाइफ में आप क्यों रिपीट करते हो? और यहाँ पे मैं उन पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने आप रिपीट होते हैं, बल्कि उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम खुद इन्हें रिपीट करते हैं। मतलब जैसे हम एक्स्ट्रा वो स्क्रॉल करते रहते हैं अपने मोबाइल पे, या फिर वो एक एक्स्ट्रा जो ड्रिंक होती है, एक एक्स्ट्रा ग्लास हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा आदतें होती है या फिर जो अनवांटेड हैबिट्स होते हैं, उनको हम दोहराते रहते हैं। और स्पेशली तब जब हम थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, तब हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उस इनर चाइल्ड इशू को, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो टॉपिक है वहाँ पे हम इस इनर चाइल्ड इशू की बात करेंगे, जहाँ पे हम एक तरह से कुछ ऐसी बुरी आदतें लगा लेते हैं, कुछ लत लगा लेते हैं हमारे लाइफ में, कि जिसकी वजह से हम काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट तो पहले से फील करें, लेकिन इन आदतों की वजह से और ज़्यादा हमारा जो गिल्ट फीलिंग है, हमारा इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो आदतें होती है, ये मतलब किसी जैसे एक्स्ट्रा टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करना, ज़रूरत से ज़्यादा आप बस रील्स को आगे बढ़ाते ही जाते हो, या फिर कुछ भी अनाप-शनाप खा लेते हो, जंक फूड ज़्यादा खा लेते हो, वो एक्स्ट्रा चिप्स होते हैं या फिर जो भी है, आप खाते रहते हो, या फिर ऐसी कोई आदतें हो जाती हैं जैसे एडिक्शंस हो सकते हैं, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते तो हो। आपको पता है कि इनकी वज़ह से आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे छुटकारा पाने की कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके रीज़न्स क्या है, कि वैसे क्या रीज़न्स हैं जिनकी जिनकी वज़ह से आपको ये आदतें लग चुकी है, या फिर मतलब जाने-अनजाने में आप इन चक्करों में पड़ चुके हो। तो एक-एक करके हम रीज़न्स देखते हैं। अभी जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है या फिर ऐसे बहुत सारे स्टडीज जो होते हैं, तो उनके बेसिस पे जो कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं, उनमें से सबसे पहला जो आता है वो होता है अनमेट चाइल्डहुड नीड्स। मतलब क्या होता है कि एक बच्चे की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि लोग उसे प्यार करें, उसे अटेंशन दे, या फिर उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसकी ज़रूरतें पूरी की जाए। यहाँ पे हम ये नहीं करें कि जो अननेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, या फिर जो ज़िद होती है, उन्हें पूरा करना है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि उन्हें लोग प्यार करें, उनसे लगाव रखें, उनको अफ़ेक्शन दें, इन चीज़ों से अगर वो वंचित रहे हैं, तो वो उनकी अनमेट चाइल्डहुड नीड्स को हम उनमें डाल सकते हैं इनको। जैसे एक एक्सेप्टेंस होता है, एक वैलिडेशन होता है, कि मतलब एक बच्चा अगर कुछ सही कर रहा है तो उसको वैलिडेट करना कि हाँ, तुम सही कर रहे हो। जैसे हम उनकी गलतियाँ बताते हैं, तो अगर वो कुछ सही भी कर रहे हो तो उनको सही जो है वो एक राइट मेथड से उनको बताना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक बच्चे की ज़रूरत होती है कि इस राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करना। तो उसको राइट क्या है, अगर वो कुछ राइट कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, तो वो भी उसको अप्रिशिएट करना, उसको वैलिडेट करना भी हमारा काम होता है। लेकिन ओवरऑल पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स लोग को भी शायद इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर ये चीज़ें वो पूरी नहीं कर पा रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो एक बच्चे के ऊपर एक मेंटली और इमोशनली उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसको एक खालीपन लगता है ज़िंदगी में, कि उसे एक अनवर्दी फीलिंग आ जाती है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, या फिर जो भी है, मतलब ऐसी फीलिंग्स है ना उनके माइंड में बस जाती है। तो उसके साथ-साथ उनको ऐसा लगता है कि यार, मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं शायद लोगों के प्यार पाने के लायक नहीं हूँ, मैं उस रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं हूँ। अभी आप सोचिए कि अगर आपको ऐसा लगने लगे तो आप डेफ़िनेटली सैड फ़ील करोगे, धीरे-धीरे एक डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जाने की शुरुआत होगी आपकी वहाँ पे। अगर एज़ एन अडल्ट ही आपको होगा तो उस चाइल्डहुड में, मतलब उस बच्चे के ऊपर क्या होता होगा? उसको तो मतलब उतनी समझ भी नहीं है जितनी एज़ एन अडल्ट हमें होती है। और रिसर्च जो इसके ऊपर हुआ है ना, उसने काफ़ी जगह पे, मतलब जिनको एडिक्शंस होती है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जगह पे इन चीज़ों का संबंध उससे जुड़ा हुआ देखा है। मतलब काफ़ी सारे रिसर्च में ये साबित हो चुका है, मतलब दिख चुका है कि
इन चीज़ों का भी संबंध उन एडिक्टिव बिहेवियर से हो जाता है। मतलब जब भी बुरी आदतें लगती है लोगों को, तो उसका संबंध कहीं न कहीं इन चीज़ों से हो जाता है। नेक्स्ट होता है इमोशनल वुंड्स। इमोशनल वुंड्स मतलब कैसे होता है कि जब भी आप किसी बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो ठीक है, मतलब अगर उसने गलती की है तो उसको उनकी गलतियों का एहसास दिलाना तो ज़रूरी है, लेकिन तरीका वहाँ पे बहुत मैटर करता है। जब आप उनको सब लोगों के सामने डाँटते हो या फिर उनको एकदम हार्शली क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वो क्रिटिसिज़्म जो है ना उनके ध्यान में बैठ जाता है। और जैसे मैंने पिछले शुरुआत की वीडियोज़ में भी कहा था, जब भी आप किसी बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वो आपसे प्यार करना बंद नहीं करता, जबकि वो अपने आप से प्यार करना बंद कर देता है। तो मतलब क्या है कि उनका सेल्फ लव कंपोनेंट वहाँ पे उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो आपको उनकी गलतियों का एहसास तो दिलाना है, ठीक है, लेकिन एक तरीका जो है ना वो वहाँ पे सही होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और कहीं न कहीं उनको एक अकेलापन फ़ील होता है, उनको अनलव्ड फीलिंग होती है, जिसकी वज़ह से वो खुद से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो वो इमोशनल वुंड्स जो होते हैं ना, वो भी इन चीज़ों की तरफ उनको लेके जाते हैं, जब भी वो बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोपिंग मैकेनिज़्म्स। कोपिंग मैकेनिज़्म्स में मतलब कैसा है कि इन चीज़ों का सामना कैसे करें, कि ये जो इमोशंस, ये जो मेंटल थॉट्स मेरे माइंड में कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, शायद मैं लोगों के प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। जब ये चीज़ें आपको अंदर से खाई जाती है ना, तो आप इन चीज़ों का सामना कैसे करोगे? ख़ास करके अपने अकेले में या फिर मतलब अकेले वक़्त में या फिर आपके मन के अंदर। मतलब आप लोगों को बता नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों का सामना कैसे करेंगे? तो अभी अगर सामना नहीं करना है, तो आप इनसे भागने की कोशिश करोगे। तो भागना मतलब एक मेंटल इमोशनल लेवल पे आपको इन चीज़ों को, ये जो आवाज़ें जो आती है ना, इनको शांत करना है। तो आप उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो आपको प्लेज़र देते हैं। फिर वो हो सकता है खाना, वो हो सकता है एडिक्शन वाले सब्सटेंसेस, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक टेम्परेरी ही सही लेकिन प्लेज़र तो देती है। इन चीज़ों से मेरा ध्यान तो भटकाती है। तो हम ऐसी चीज़ों से भागने के लिए, मतलब इन नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से भागने के लिए इन ऐसी टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे भागते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि एडिक्शंस एज कोपिंग मैकेनिज्म। फिर आते हैं कुछ अबैंडनमेंट वुंड्स हो सकते हैं, मतलब उनको डर होता है कि हम कहीं लाइफ में अकेला ना पड़ जाए, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, वो नए रिलेशनशिप्स बना नहीं पाते बड़ी आसानी से। तो वो हो सकता है, या फिर मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म वुंड्स हो सकते हैं, नेग्लेक्ट वुंड्स हो सकते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें जो मिल जाती है ना एक साथ, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि लोग हमें मतलब एक तरह से ध्यान नहीं देंगे हमारी तरफ, हम अकेले पड़ जाएँगे, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं रहेगा, हमारी कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं रहेगा। तो ये अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होते जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि या तो वो इन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करेंगे और पूरे ही अपने आप को लुप्त कर देंगे, अपनी दुनिया में चले जाएँगे, या फिर उन चीज़ों के पीछे, मतलब इन चीज़ों को पाने के पीछे भागेंगे। मतलब उन लोगों का प्यार पाने के पीछे डेस्परेटली भागेंगे। उनको फिर ये पीपल प्लीज़िंग, लोगों को सैटिस्फाई करना, कभी उनको ना कहने को नहीं जमता है, या फिर एक्सेसिव परफेक्शनिज़्म के पीछे भागते हैं। तो हर चीज़ में उनको परफेक्ट होना है ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें। फिर वो लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे, या फिर मतलब एक तरह से लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा। भले ही उनके ऊपर उसका प्रेशर आता हो फिर भी। क्योंकि वो लोगों से वो प्यार पाने की कोशिश, और जब आगे जाके फिर भी अभी क्या होता है कि माइंडसेट एक तरफ ऐसा बैठा हुआ है कि मुझे तो लोगों से प्यार मिलता नहीं है, दूसरी तरफ आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन माइंड में अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, जो आपके माइंड में है ना वो निर्माण करता है। तो आप भले ही कोशिश कर रहे हो लोगों को खुश है, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं आता है, और वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते या फिर भूल जाते हैं, जो भी है। और फिर क्या होता है, ये इंसान अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते जाता है। फिर जब भी आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कोशिशों को रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं इन एडिक्शंस की तरफ लेके जाता है, इन टेम्पररी प्लेजर की स्ट्रेस से थोड़ा सा तो मुझे राहत मिल जाए, तो हम उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें ट्रॉमा वुंड्स। मतलब क्या होता है कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे लाइफ में,
मतलब कुछ भी बड़ी चीज़ें, कोई फिज़िकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर कोई भी ऐसी ट्रेजेडिक इंसिडेंट हमारे लाइफ में जिसकी वजह से हमें बड़ा धक्का लगा हो लाइफ में, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो हमारे लिए, कोई सडन डाउनफॉल देखा हो या फिर किसी मतलब किसी रिलेटिव का या फिर कोई भी नज़दीकी फैमिली मेंबर का देहांत हुआ हो। तो जब भी ये जो ट्रॉमेटिक वुंड्स होते हैं ये रिजॉल्व नहीं होते, मतलब ये अगर आधे अधूरे अनरिजॉल्व रह जाते हैं, तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि लोग इनको मतलब कोप करने के चक्कर में, मतलब इनको डील करने के चक्कर में एडिक्शंस के पीछे भागते हैं। मतलब वो एक तरह से सेल्फ सैबोटाज या सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पीछे चले जाते हैं। फिर वो ऐसी सभी आदतें लगा लेते हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि उन्हें नुकसान होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतने बह जाते हैं कि उनके हाथ में उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रह नहीं पाता। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ कारण है, ऐसे तो देखने जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल सकती है, जिसकी वजह से लोग एडिक्शंस के पीछे चले जाते हैं। अभी एडिक्शंस या फिर अनहेल्दी हैबिट्स जब भी हम बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली क्या-क्या आ सकता है इसके अंदर? तो बेसिकली ये ऐसी सभी चीज़ें हो सकती है जिसमें आप अपने इनर चाइल्ड या फिर जो आपके अंदर जो एक बच्चा होता है ना, उसको खुश करने की कोशिश कर दो। मान लीजिए अभी आप एक छोटे बच्चे को, अगर वो दुखी है, वो रो रहा है, तो आप उसको चुप कराने के लिए या फिर उसको खुश करने के लिए, अगर वो दुखी है, तो आप क्या-क्या करोगे? उसको शायद चॉकलेट, टॉफ़ियाँ लाके दोगे या फिर उसको किसी ऐसी चीज़ ऐसे खिलौने लाके दे दोगे जिसकी वज़ह से वो खुश हो जाए या फिर जो उसकी पसंद की चीज़ है वो आप करोगे। तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ आप यहाँ पे करोगे। तो वही इनर चाइल्ड आपके अंदर देखो, और आपको पर्सनली जो कुछ भी पसंद होता है ना, मतलब किसी को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर किसी को तीखा स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद होता है। तो वो स्पाइसी फूड बार-बार खाते रहेंगे। भले ही उनको इंटरनली उसकी जलन हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, एसिडिटी होती रहेगी फिर भी वो एक्सेसिवली एसिडिक वाला खाना या फिर जो इन्फ्लेमेटरी खाना है, तीखा खाना है, वो खाने के पीछे भागते हैं। या फिर कोई-कोई लोग, मतलब कॉमनली तो लोग मीठा पसंद करते हैं क्योंकि वो एक टेम्परेरी प्लेज़र देता है आपको। इसके अलावा मतलब एक फूड मैकेनिज़्म, मतलब ये क्या होता है कि फूड एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म, इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, कि बस खाते रहते हैं टेम्परेरी वो चटपटा खाना, वो वेफर्स, वो चिप्स, वो फरसाण जो होता है, वो खाने में मज़ा आता है। और वो वो खत्म ही नहीं होता है अपना मज़ा। मतलब वो पूरा पैकेट खत्म हो जाए, 250 ग्राम का पूरा पैकेट खत्म कर दो एक ही झटके में, लेकिन फिर भी आपके मन को शांति नहीं मिलती। आपको और चाहिए रहता है। फाइनली क्या होता है, फिर पेट भर जाता है, फिर उसके बाद एक बार पेट भर गया, तो आप और खा नहीं पाओगे, तो फिर आप कुछ और ढूँढते हो। तो चलो और क्या है, तो चलो मुझे यूट्यूब पे या फिर कोई और सोशल मीडिया पे कोई और तरह का कंटेंट अच्छा लगता है। तो चलो मैं कॉमेडी वाले रील्स देखूँगा, लेकिन उसके चक्कर में आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो, फिर कहीं और कुछ दिखाई देता है, फिर वो अदर देन कॉमेडी बाकी के जॉनर्स भी, लेकिन आप उसमें ही आप बिज़ी हो जाते हो और फिर आपको वक़्त का अंदाज़ा नहीं रहता। आप फ़ोन रख देते हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद उसको उठा के वापस शुरू हो जाते हो। तो सोशल मीडिया एडिक्शन ये भी उसमें आ जाता है। इमोशनल ईटिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन, या फिर चलो अभी मान लीजिए आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, तो आप शायद किसी अपने आप को कोई काम में बिज़ी रखो। तो मतलब ऐसे लोग फिर वर्कaholic भी बन जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करते बैठने। ये मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि यार अभी मैं बैठ के जो काम कर रहा हूँ उसमें से नहीं हो रहा है उतना आउटपुट। यही काम अगर मैं कल फ्रेश होने के बाद करूँ मॉर्निंग में या फिर जो भी हो, तो शायद यही काम मैं आधे घंटे में करूँ, लेकिन फिर भी वो 2 घंटा उसमें बिताएँगे, लेकिन काम सक्सेसफुली हो नहीं पाता। बट वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखते हैं। वो खाली बैठ नहीं सकते क्योंकि खाली बैठने पे उनको वही सब चीज़ें याद आती है, वही जो नेगेटिव अनरिज़ॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमा वगैरह है, वो वापस आना शुरू हो जाता है और उनसे उनको भागना है। तो अगर हम किसी चीज़ में बिज़ी रहेंगे, तो ये ख़्याल ही नहीं आएँगे, ये सब जो थॉट्स है ना आते ही नहीं है फिर। तो इसलिए इन लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रहना है। तो या तो बिज़ी रहेंगे या फिर सोशल मीडिया पे रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ खाते हुए रहेंगे। और अगर इन सब के बाद भी अगर कुछ बचता है तो सोते हुए रहेंगे। इसके अलावा भी एक ऐसा एक फैक्टर आता है जहाँ पे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं जो एक्चुअली होता है टॉक्सिक,
लेकिन फिर भी इनको यूज़ करता है, इनके साथ मतलब जो भी उनको खुश रखने के लिए टेम्परेरी जो भी है, वो और अपना काम निकलवाने के लिए वो इन लोगों का इस्तेमाल करता है, जो इन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। तो कभी-कभार एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी जाते हैं और अननेसेसरीली कुछ ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, जो एक्चुअली उनके काम के नहीं है या फिर उनके साथ वो एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक ओवरऑल समराइज़ किया जाए ना, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि उनका जो इनर चाइल्ड है ना, वो एक तरह से चीख-चीख के कह रहा है कि मैं अंदर से दुखी हूँ, मुझे दर्द हो रहा है और इस दर्द की मरहम पट्टी जो है ना, वो मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रही बल्कि यही दिखाई दे रही है। यही सब जो चीज़ें इमोशनल ईटिंग, सोशल मीडिया, एडिक्शन, वर्कहॉलिज़्म जो भी है, मैं इन्हीं चीज़ों में से अपना इलाज ढूँढ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये मुझे नुकसानदेही है, लेकिन फिर भी मुझे और कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं यही इलाज बार-बार ट्राई कर रहा हूँ। कि ये टेम्परेरी इलाज है बट फिर भी मैं उसको इस्तेमाल किए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन पता ही नहीं है, या फिर मिल नहीं रहा है, या फिर मुझसे हो नहीं रहा है। तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए बेसिकली आपको अपने रूट कॉज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब वो क्या अनमेट चाइल्डहुड नीड्स है, या फिर ऐसे कौन से ट्रॉमेटिक वुंड्स है, इमोशनल वुंड्स कौन से हैं, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पे काम करोगे तो अपने आप इन चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल आएगा। ये जो एक्सेसिव सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, या फिर जो भी है मतलब खाने-पीने के भी इसमें चक्कर में पड़ जाना, ये सब चीज़ों से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपको बेसिकली उन चीज़ों के अंदर जो इमोशंस छुपे हुए, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अभी इसमें से अगर आपको किसी को बाहर निकलना है, तो क्या ऑप्शंस हैं? मतलब क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपको आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर ध्यान रखना है, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अभी इसमें कैसा है ना कि सिर्फ़ इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब मैं सिर्फ़ एनर्जी हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे भी काम करना होता है कि आपको सबसे पहले लानी पड़ती है अपने अंदर एक अवेयरनेस, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस में, आपके अवेयरनेस में लाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, कि आपके उस पर्टिकुलर आदत के पीछे क्या इमोशंस हैं। कि आप अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो, मतलब कोई एडिक्टिव सब्सटेंसेस के पीछे जाते हो, तो उस वक़्त आपके माइंड में क्या आ रहा है? आप क्यों वो चीज़ करना चाहते हो? या फिर अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जाते हो, आपने चलो थोड़ा वक़्त बर्बाद कर लिया, लेकिन आपको रियलाइज़ हो, तो आप इमीडिएटली सोचो कि ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वज़ह से मैंने ये किया। तो ये सेल्फ अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है और ये आपको कॉन्शियस एफर्ट्स के बाद ही होगा। आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको उन थॉट्स और इमोशंस का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप लिख लो आप वो कहीं न कहीं। मतलब जो भी थॉट्स हैं, जो भी जिसके कारण जिसके लिए आपने उन आदतों के पीछे आप गए, तो उनको लिखिए, आप अवेयरनेस में लेके आइए। क्योंकि आप जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको किस चीज़ का सामना करना है, तब तक आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप उसको लिखोगे नहीं या फिर उसको जानोगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट होता है उसको वैलिडेट करना, कि मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस, कि आपने अवेयरनेस में तो लिखा है, कि आप उसके बाद उसको वैलिडेट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। यस, ये पेन मुझे है, ये दर्द है मुझे ये तकलीफ हो रही है कि मुझे वो प्यार नहीं मिला। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, नहीं मिला, मैं इस चीज़ से वंचित रहा हूँ, या फिर मैं हमेशा इस चीज़ के पीछे भागा हूँ, लेकिन ये मुझे मिल नहीं पाया ज़िंदगी में। कि कभी-कभार मुझे रिस्पेक्ट चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई जो मैं डिज़र्व करता हूँ। वो एप्रिसिएशन जो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो नहीं मिली। या फिर जो प्यार, वो सम्मान जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। वो एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं मिला तो नहीं मिला, दैट इज़ अ फैक्ट। तो वो एक्सेप्ट और वैलिडेट करना ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर आपके सामने आके बोले कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं मिली लाइफ में, जो मैं चाहता था कि मुझे मिले, वो मुझे नहीं मिला, और वो आपके सामने रो रहा हो या वो आपके सामने दुखी है, तो आप उसको कैसे समझाओगे एज अ पैरेंट? तो वही सब चीज़ें आपको अपने लिए करनी है। तो जिसमें एक सेल्फ कंपैशन आता है, एक सेल्फ लव आता है, एक सेल्फ टॉक आता है। मतलब आप उस बच्चे से बात करोगे, आप उसको प्यार दोगे,
मतलब उसको एक काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग आप उसको प्रोवाइड करोगे। तो वही चीज़ आप अपने आप के लिए कीजिए। अपने आप को अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन प्रोवाइड कीजिए, अपने आप को काइंडनेस प्रोवाइड कीजिए। मतलब कैसे कि काइंडनेस एज़ इन अपने आप को पनिश मत कीजिए मेंटली और इमोशनली। आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, मेरे में ये कमियां हैं, आपने जो भी इम्परफेक्शंस और परफेक्शंस के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। तो आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव कंपोनेंट जो है ना, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। अभी सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि चलो जो जी में आए खाया जाए, नहीं, ये गलत है। अगर मतलब सेल्फ लव में आप वही चीज़ें करोगे जो आपके फ़ायदे के लिए हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप उसे नहीं करोगे। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो, आप जानते हो कि वो व्यक्ति कुछ गलत करने जा रहा है, तो क्या आप उसे करने दोगे क्योंकि वो आप उनसे प्यार करते हो इसलिए? डेफ़िनेटली नहीं करोगे आप ऐसा। आप उनको रोकोगे, आप उनको मना करोगे। तो वही चीज़ जब आप अपने आप के लिए प्यार करने वाले हो, अपना सेल्फ लव की तरफ अगर आप बात करते हो, तो आपको अपने आप को भी उन चीज़ों से मना करना पड़ेगा जो आपके लिए नुकसानदेही है। अगर कोई आपसे कह दे कि सेल्फ लव मतलब कि आप जो जी में आए करो, जो आपको मन में अच्छा लगे वो करो, नहीं, ये गलत है। अगर किसी चीज़ से आपको नुकसान होता है, तो अपने आप को उस चीज़ को डिनाय करना भी सेल्फ लव होता है। इनफैक्ट वही सेल्फ लव होता है। कि आप हमेशा अपने भले का विचार करते हो। मैं यहाँ पे भला शब्द यूज़ करूँगा, फ़ायदा नहीं, कि आपका भला किसमें है। तभी आप मतलब कैसा है कि अगर आप बिल्कुल भी अपने भले के बारे में नहीं सोचते थे अब तक, तो अब इसे सोचना शुरू कर दो। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे आप उस बच्चे से से बात करोगे, पॉजिटिवली उसको बात करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, तो वही चीज़ आप अपने आप के लिए कीजिए। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को समझाइए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। ये कैसे कर सकते हैं आप? या तो मिरर के सामने खड़े रह के कर सकते हो या फिर अपने आप को विजुअलाइज़ करो, अपना फ़ोटो रखो और एज़ इफ आप अपने आप से बात कर रहे हो, ऐसा इमेजिन करो। या फिर आप मेडिटेट करो और अपने आप को ये चीज़ें बताओ, अफ़र्मेशंस करो उसके ऊपर। तरीके बहुत सारे सिंपल तरीका है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बात करो अपने आप से। अकेले में बात करो, ऑब्वियसली आप बाकी लोग रहेंगे तो शायद कंफर्टेबली नहीं कर पाओगे। दूसरा होता है सेटिंग बाउंड्रीज। आपको हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करना जरूरी है और ये एक सेल्फ लव का पार्ट है। मतलब जो चीजें आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए फायदा नहीं है, आपके भले के लिए नहीं है, तो उन चीजों को आपको अब मना करना ही पड़ेगा। ये चीज मेरे काम की नहीं है तो नहीं है, आई विल डिनाई इट। मैं अपने आप को ये प्लेजर डिनाई करूंगा। ये आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी ज़रूरी हो जाती है। उसके बदले ये चीज़ें करने के बदले आप कोई नर्चरिंग एक्टिविटीज़, आप बुक्स पढ़ो, आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव कुछ करो या फिर कुछ नया सीखो। ऐसी चीज़ें करो जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका भला हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है फॉरगिवनेस। देखो वो लोग जो आपको वो सब नहीं प्रोवाइड कर पाए, मतलब वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो जो भी है सम्मान वगैरह वो आपको नहीं दे पाए, आपको उन्हें फ़ॉरगिव करना ही पड़ेगा, उनको माफ़ करना ही पड़ेगा। जाने-अनजाने में ही शायद उन्होंने आपको नुकसान पहुँचा, आपको दुःख दिया हो, लेकिन आपको फ़ॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप फ़ॉरगिव करते हो, तो आप एक तरह से खुद को फ्री कर देते हो उन चीज़ों से, उन एक्सपेक्टेशन से, उन मतलब अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स से या फिर उन नेगेटिव बंधनों से आप अपने आप को मुक्त कर रहे हो। ध्यान में रखिए फ़ॉरगिवनेस आप अपने भले के लिए कर रहे हो। किसी को माफ़ करना मतलब कोई हार मानना या फिर मतलब घुटने टेक देने के बराबर नहीं होता है। फ़ॉरगिवनेस करना मतलब आप अपने आप को उन चीज़ों से मुक्त कर रहे हो। कभी वो चीज़ें आपको आगे से परेशान ना करें। तो ये फ़ॉरगिवनेस लोगों को भी करना है और खुद को भी करना है कि आपने आप मतलब वो गिल्ट फीलिंग कैरी नहीं करनी है अपने आप को। ठीक है, गलतियाँ हो गई, फाइन, मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ। तो वो गिल्ट अभी आप ज़िंदगी भर कैरी मत कीजिए कि इन एडिक्शन से बेचारा छुट्टे-छुट्टे आप गिल्ट में मत चले जाना। तो सेल्फ फॉरगिवनेस भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हो सकता है कि फिज़िकल फ़िटनेस, कोई फिज़िकल फ़िटनेस रेजिम पकड़ो, मतलब स्विमिंग हो सकता है, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग
एक सिंपल तो वॉकिंग तो डेफिनेटली 1 आवर का कर ही सकते हो। जो भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, कोई फ़ेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, जो कुछ भी आपको पॉसिबल है, मिनिमम एक 1 आवर वॉक तो अपने एरिया में डेफिनेटली हर कोई कर सकता है, या फिर घर पे योगा कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यूट्यूब पे देख के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस जैसे मिल सकते हैं, या फिर कोई एरिया में कोई ट्रेनर्स हो तो उनकी हेल्प लो। लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी जब भी आप करते हो ना, तो आप फिजिकल लेवल पे भी इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो। देखो क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है ना, वो इमोशनल स्टोर हाउस होती है। आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो बॉडी में कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाते हैं। तो जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो कहीं ना कहीं आप उन इमोशंस जो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं अटक चुकी है, आप उनको भी रिलीज करते हो। तो इसलिए हमेशा याद रखो, फिजिकल एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको इमोशनल और मेंटल फिटनेस ज़रूरी होता है। उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आइडियली। और लास्टली मैं रेकमेंड करूँगा कि एक थेरेपी या फिर इनर चाइल्ड वर्क आप शुरू कीजिए। मतलब प्रॉपरली अगर पॉसिबल हो तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करवा लीजिए। इनर चाइल्ड थेरेपी के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को परस्यू कीजिए और अपने आप पे वो काम कीजिए। कोई भी एक एनर्जी हीलिंग मोडालिटी सीख लीजिए और उसको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। ये ऑनगोइंग एक्टिविटी, हीलिंग एक जर्नी होती है। वो कोई एक ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होता है कि कुछ 2-4 सेशंस कर लिए तो चलो हो गया काम, नहीं। इट इज़ अ जर्नी। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि चलो आप एक्सपर्ट से थोड़ी बहुत तो हीलिंग करवा लोगे, ठीक है, बट उसके बाद आप खुद सीख लो और खुद से करो। क्योंकि आपको लाइफ टाइम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि एडिक्शंस एक बेसिकली कोपिंग मैकेनिज्म है इन नेगेटिव इमोशन से भागने का, और ये काफ़ी हद तक हमारे इनर चाइल्ड इश्यू से जुड़ा हुआ होता है। बहुत से टाइम ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अनमेट नीड्स की वजह से ज़्यादा ये लोग एडिक्शंस में हो जाते हैं। और जब भी हम एडिक्शंस की बात करते हैं तो सिर्फ ये कोई अल्कोहल या सिगरेट्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस की बात नहीं करते। इसमें कोई भी अनहेल्दी हैबिट जो आपको नुकसान दे रही है इमोशनली, फिजिकली या इवन मेंटली, अलग अलग लेवल पे अगर आपको नुकसान हो रहा है उस चीज़ से, और अगर आप बार बार उन चीज़ों को कर रहे हो, तो वो एक अनहेल्दी हैबिट है। तो उसके लिए उसके ऊपर आपको काम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे रेज़ोनेट हुआ। आपको कोई टॉपिक के ऊपर जानना है, ज़रूरी मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप नए हो। थैंक यू।